Hello students, in this video lecture I will discuss some numerical problem are related to the electric flux and Gauss law, and also it will help to understand the concept of the electric flux and Gauss theorem. So now let us see first question. तो फर्स्ट क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं. A charge q in enclosed by a Gaussian spherical surface of radius capital R. If the radius is the double, then the outward electric flux will, there are four options are given, be reduced to half, remains the same, be doubled, increase 4 times. तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है इसके पहले भी एक मैंने वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब में, जिसमें मैंने ये बताया है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज्ड बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज, इट्स ओनली डिपेंड ऑन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस. यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी बाउंडेड सरफेस से पास होता है उसको उसके शेप से कोई मतलब नहीं रहता है, चाहे छोटा शेप लो बड़ा शेप लो, फ्लक्स तो उतना ही पास होगा. तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसी को यूज करना है. तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसके प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, इसका ऑप्शन होगा बी, रिमेन्स कांस्टेंट. देयर विल बी नो चेंज इन द फ्लक्स. फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा. लेकिन इसी बात को मैं आपको शो करके दिखाता हूं मैथमेटिकली. इससे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और गॉस थ्योरम के बारे में कुछ बेहतर नॉलेज मिलेगा. चलिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चार्ज कैपिटल क्यू, चलिए चार्ज कैपिटल क्यू यहां लिख देता हूं मैं. ये आपका चार्ज कैपिटल क्यू ये स्पेस के किसी पॉइंट पर रखा हुआ है. इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा, तो हम डिफरेंट रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं. गॉसियन सरफेस को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ये इससे फ्लक्स ऐसे निकलेगा बाहर, आउटवर्ड फ्लक्स. अच्छा, सेकंड में एक और गॉसियन सरफेस बनाते हैं, सेम उसी पॉइंट पर है. ये अब थोड़ा रेडियस बढ़ा देते हैं, 2r कर देते हैं, और ये कुछ इस टाइप का गॉसियन सरफेस बनता है. तो वैसे तो इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि इसमें फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसको मैं आपको मैथमेटिकली शो करके दिखाता हूं. चलिए, यहां पर इस पॉइंट पर कितना फ्लक्स होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट, यहां कोई पॉइंट ले लीजिए P. व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, दिस चार्ज. यहां भी एक Q पॉइंट ले लेते हैं या P R पॉइंट ले लेते हैं. यहां पर फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी. इस गॉसियन सरफेस का जो सरफेस एरिया है A1, इसका है A2. अब देखिए, मैं दोनों को बताता हूं कि दोनों में सेम फ्लक्स होगा. आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डेफिनेशन है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एंड एरिया वेक्टर. और इसको हम लोग लिखेंगे EA cos theta, where theta is the angle between the field and area vector. ये तो आपको अच्छी तरह से मालूम है. चलिए, अब इस पॉइंट पर, अब इनके बीच में जो अगर स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट लेंगे, ये DA, तो इसका डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा. हियर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो देन फ्लक्स EA, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द फर्स्ट गॉसियन सरफेस, ये फर्स्ट गॉसियन सरफेस है, सेकंड गॉसियन सरफेस है, इसका रेडियस जस्ट डबल कर दिया मैं. तो क्या होगा, देखिए E, यहां लिखे E1 A1. E1 का मतलब, अब यहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी, यहां पर जो इंटेंसिटी होगी मैं यही लिख देता हूं E1, द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस पॉइंट, दिस चार्ज. तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q upon R square according to definition of the intensity of the field due to the point charge. E1 रेडियस R है तो R डिस्टेंस, क्योंकि इंटेंसिटी
मीडियम के साथ साथ चार्ज और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। यहाँ मीडियम और चार्ज दोनों कांस्टेंट है तो ओनली डिपेंड ऑन द रेडियस डिस्टेंस। तो E1 की वैल्यू कितनी आई 1/4πε0 और ये Q/r² इंटू A1। तो फर्स्ट गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। 1/4πε0 Q/r² और इसका सरफेस एरिया कितना होगा इस गॉसियन सरफेस का 4πr²। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा 4π तो दिस विल बी Q/ε0। तो मैंने r रेडियस का लिया तो फ्लक्स इतना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 2r ले रहा हूं तब फ्लक्स कितना आएगा। देखिए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, सेकेंड गॉसियन सरफेस, तो इसका होगा E2 A2। E2 का मतलब यहां पर क्या होगा, अब यहां E2 कितना होगा यहां पर लिख लीजिए E2 1/4πε0, ये कांस्टेंट है, चार्ज भी वही है। यहां पर डिस्टेंस यहां पर 2r हो गया तो 2r², बस इतना लिखोगे। तो ये E2 की जगह लिखोगे 1/4πε0 Q/2r² एंड एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस 4πr² यानी 2r²। तो दिस 2r² ये कैंसिल, 4π ये सब कैंसिल। अगेन द फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंड गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस 2r है, अगेन Q/ε0। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड किसी भी बॉन्डेड सरफेस के अंदर चार्ज का मैग्नीट्यूड वही है और मीडियम भी वही है, तो फिर डिस्टेंस चाहे छोटा गॉसियन सरफेस लो बड़ा लो तो उसके फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आता। तो ये इस क्वेश्चन का पर्पस ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये CBSE PMT में आ चुका है, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी आ चुका था। चलिए, अ स्क्वायर सरफेस ऑफ द साइड L इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज प्लेस्ड in a uniform electric field acting along the same place at an angle theta with the horizontal side of the square are shown in the figure। यानी इस फिगर में जो डायग्राम दिया है ये हॉरिजेंटल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल बना रहा है। तो आपको चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में गलती क्या हो सकती है तो और सही तरीका क्या वो बताता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक आपका E.A, स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, और A.E.A cos थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वैसे स्केलर होता है, इसको वेक्टर बनाया जाता है उसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, और किसी प्लेन में जो उसका डायरेक्शन होता है प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, बाहर क्यों लेते हैं। चलिए, तो ये है। तो हमको ध्यान देना है कि ये जो है ना इसके बीच का एंगल हमको दिखाना है। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ये फील्ड ऐसा जा रहा है, यूनिफॉर्म फील्ड है ये, और इस फील्ड का इसके हॉरिजेंटल साइड से थीटा एंगल दिया है। तो कई बार जल्दीबाजी में होता क्या है कि हम लोग यहाँ थीटा की वैल्यू सीधा रख देंगे, इसके बीच का एंगल थीटा है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं जल्दीबाजी में। तो ये वाला ऑप्शन लगा लोगे ई, जैसे गलती से फ्लक्स कितना होगा E.A cos थीटा इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट, ये L² cos थीटा। तो जल्दीबाजी में हम ये भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको नहीं लगाओगे। आपको क्या है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, ये नहीं होगा, गलत है ये। आपको ध्यान देना है कि यहां पर जो फ्लक्स का जो डेफिनेशन है, हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन द E एंड A। अब आप देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन के एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा, प्लेन में हम दिखा नहीं सकते तो इसको मैं ऐसा दिखा रहा हूं।
ये ईटा, जो ये मान लीजिए ये आपका एरिया है, एरिया वेक्टर इज द मॉड ऑफ द वेक्टर ए एंड ईटा गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के एकदम नॉर्मल होता है। तो हमको इसके बीच का एंगल निकालना है, ये है एरिया वेक्टर, ये है एरिया वेक्टर और ये है फील्ड। ये जो एंगल होगा कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तब आपसे बन जाएगा। तो आप क्या करोगे अब इसमें, तो फ्लक्स इसका आंसर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा जी की जगह रिप्लेस करोगे 90 माइनस थीटा, और आपको मालूम है फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री ये होगा कॉस 90 माइनस साइन थीटा, और इसका ई एरिया कितना है, एल स्क्वायर साइन थीटा। द करेक्ट आंसर विल बी सी आंसर होगा। तो ये सब आपका बेसिक कंसेप्ट है जो उसको क्लियर होना चाहिए किसके बीच में एंगल है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अ चार्ज कैपिटल Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन ए रिंग। इस रिंग पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑफ रेडियस R, इसका रेडियस R है, ठीक है। ऑन ए रिंग ऑफ ए रेडियस R, a sphere of a equal radius R is the constructed with its center at the periphery of the ring as shown in figure. Electric flux through the sphere will be, यानी इस रिंग को इस स्फेयर के अंदर पेनेट्रेट किया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया। तो आपको बताना है कि इस रिंग का कितना पोर्शन इस स्फेयर के अंदर है और उस पोर्शन के थ्रू कितना चार्ज होगा और उस चार्ज के थ्रू कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, वो निकालना है अपन को। तो इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री लगेगा, उसको हम बता देते हैं। देखिए इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O डेज है, ये स्फेयर और ये रिंग है। इसको अंदर ऐसा कंस्ट्रक्ट किया गया, इस पर चार्ज ही है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब इसको इसके अंदर पेनेट्रेट किया गया तो कितना पोर्शन यहाँ पर A पॉइंट ले लो, यहाँ पर B पॉइंट। इस पॉइंट से अगर आप मिलाओगे इसको, सॉरी इसको कंस्ट्रक्ट करिए, अब थोड़ा सा मिलाइए ऐसा, ये और ये आपका ये, तो सेंटर से इसके सरफेस से मिला रहे तो ये रेडियस R, ये भी R, और इन दोनों को मिलाएंगे क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, तो ये टोटल 2R है, तो ये कितना हुआ R। तो इसको देख के आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये जो ट्रायंगल है ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी सभी साइड सेम है, तो ये 60 डिग्री, ये भी 60, तो ये होगा आपका 60 डिग्री, और ये भी आपका 60, यानी टोटल यहां से यहां तक का हो गया आपका 120, ये भी उतना ही होगा 120। तो देखिए इस रिंग, तो अब ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब देखो क्या होगा, रिंग का 360 डिग्री, यानी रिंग पर टोटल एंगल कितना बन रहा है इस रिंग के थ्रू 360, तब कितना चार्ज है Q। अगर 1 डिग्री होता तो कितना होता Q बाई 360 डिग्री, लेकिन यहाँ पर कितना बन रहा है, कितना पोर्शन अंदर है वो पता लग जाएगा, 120 डिग्री बन रहा है, तो ये हो गया Q अपॉन 360 इंटू 120, तो ये 3 टाइम्स होगा। तो ये जो है ना, तो इसका मतलब ये हुआ द 1/3 पार्ट ऑफ द 1/3 चार्ज या 1/3 पार्ट ऑफ द रिंग लाइज इनसाइड द स्फेयर, यानी स्फेयर के अंदर इस रिंग का 1/3 पार्ट अंदर है। इस 1/3 पार्ट में कितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज का Q/3, बस आ गया। अब हमको गॉस थ्योरम के बारे में नॉलेज है। क्या नॉलेज है कि गॉस थ्योरम हमको ये सिखाता है, गॉस थ्योरम से क्या मतलब बोलता है गॉस थ्योरम, तो ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि ये फ्लक्स कितना होगा अगर बाउंडेड सरफेस है, तो नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड, ये जितना भी नेट चार्ज है उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये Q नेट चार्ज कितना है Q/3, तो Q/3 और ε0, देन आंसर विल बी
Q/3 एप्सिलॉन नॉट। द करेक्ट ऑप्शन विल बी 3, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ये क्वेश्चन समझ में, यानी आपको केवल इतना पता लगाना है कितना पोर्शन अंदर है। तो टोटल चार्ज का 1/3 है तो Q/3 हो जाएगा, उसको रख देंगे तो आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ लीनियर चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा penetrates a cube diagonically and then it's penetrate a sphere diagonically, यानी diagonal से होते हुए लाइन चार्ज रखा हूँ, and then it's penetrate as a spherical diametrically. Find flux passing through the cube, flux passing through the sphere, and what is the ratio between the both flux. ये क्यूब है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, देखने में आपको लग रहा होगा कि ये है, आपको कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं समझा देता हूँ, बहुत इजी लगेगा। एक लाइन चार्ज है, इस लाइन चार्ज को इसके डायगोनली मैंने इसको कर दिया, यानी इसका जो डायगोनल है क्यूब का, उस क्यूब के डायगोनल को मैं लिख देता हूँ डी, ठीक है। और इस क्यूब का साइड तो ए दिया हुआ है, आपको मालूम है। अच्छा, इसको रखा गया है यहाँ पर, और फिर इसी लाइन चार्ज को मैंने एक स्फीयर में, ये स्फीयर है, ये इसमें पेनिट्रेट किया गया है इसमें, और इसका जो भी है इतना है, इस एरिया तक, इसके बाहर तो कोई मतलब नहीं है। इस बाउंडेड सरफेस के अंदर इतना पोर्शन है, इस क्यूब के अंदर इतना पोर्शन है, तो इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और ये यहाँ से यहाँ तक जो टोटल होगा 2a, ये होगा लेंथ, ये भी होगा लेंथ। इन दोनों केस में लेंथ अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है चार्ज डेंसिटी इसके डायगोनल से होकर रखा गया है, और यहाँ चार्ज डेंसिटी इस स्फीयर में इसके डायामीटर से होकर रखा गया है। चलिए अब बनाते हैं। देखिए हमारे दिमाग में क्या है, देखिए गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, बहुत सिंपल है। क्या है गॉस थ्योरम? हमको बताता है कि किसी भी बाउंडेड सरफेस के अंदर नेट चार्ज Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस हम ये लगे इसके अंदर नेट चार्ज, तो यहाँ लिखोगे आप, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ये डिपेंड करेगा Q इनसाइड, यानी क्यूब के अंदर टोटल कितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर स्टूडेंट दिया हुआ है, हमको मालूम है कि जो लेमडा जो होता है, क्योंकि यहां पर जो लाइन चार्ज को मैंने इसके डायगोनल में रखा है, उसके डायमीटर में रखा है, तो LCD लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। और यहां पर जो लेंथ है Q, तो ये यहां पर जो लेंथ है वो लेंथ है डायगोनल का लेंथ D। और किसी क्यूब में डायगोनल की वैल्यू जो होती है आपको मालूम होगा अच्छी तरह, x² प्लस y² प्लस z²। तो D की वैल्यू होगी x, यानी a² प्लस a² क्यूब है, तो D इक्वल हो जाएगा ये 3a√3, यानी इस क्यूब में जो लेमडा होगा Q अपॉन D की वैल्यू ये, तो यहां लिखो लेमडा Q इन क्यूब अपॉन a√3। तो Q की वैल्यू कितनी आएगी? Q इज लेमडा a√3। तो बस अब आपसे बन गया क्वेश्चन। तो पहले क्यूब का निकाल लेता हूं मैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं और यहां पर बता दें, 3 चीजें निकालना है, बहुत एक 2 मिनट में निकल जाएगा। तो यहां पर है फ्लक्स थ्रू द क्यूब, तो टोटल नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज कितना होगा यहां से निकालो, लेमडा a√3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्यूब से कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा या लिंक्ड होगा, ये कितना होगा? लेमडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द लाइन चार्ज जो इसके डायगोनल में रखा हुआ है, तो
तो इस डायगोनल के लेंथ के इक्वल इस पर नेट चार्ज होगा, इतना चार्ज इस क्यूब के अंदर प्रेजेंट होगा, इतना। अच्छा, उसके बाद फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, इसका भी वो है कि स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब स्फीयर को देखिए, यहां पर दिया चार्ज पर यूनिट, एलसीडी दिया हुआ है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहां पर जो लेंथ है, इस स्फीयर का जो डायमीटर है उसको रखोगे लैम्डा इज इक्वल टू क्यू, और ये होगा 2a, द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड ये हो जाएगा आपका 2a लैम्डा। तो यहाँ पर स्फीयर में कितना हो जाएगा, ये हो गया, फर्स्ट निकल गया, सेकंड तो 5e इन केस ऑफ द स्फीयर, ये हो जाएगा q इनसाइड, इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर चार्ज है आपका 2a लैम्डा, और इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, लैम्डा a रूट 3। ठीक है, हो गया। तो q इन कितना हो गया, 2a लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये निकल गया। अब दोनों का रेशियो निकालना है, वो भी निकाल सकते हो आप। दोनों का रेशियो क्या होगा देखिए, हाँ यहाँ पर निकाल लेते हैं रेशियो, डायग्राम तो आपको दिख ही रहा है, रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो हो जाएगा आपका फ्लक्स एसोसिएट विथ क्यूब एंड फ्लक्स एसोसिएटेड विथ स्फीयर, इन दोनों की वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू है लैम्डा a रूट 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये इसकी वैल्यू है 2a लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सब कैंसिल हो जाएगा, a भी कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा भी कैंसिल हो जाएगा, तो द फाइनल आंसर विल बी रूट 3/2। तो ये भी एक बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल था जो आपके लिए मैंने लाया। इसमें क्या है, हमको बेसिक कंसेप्ट हमको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी बाउंडेड सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है। तो ये नेट चार्ज पता लगाने के लिए इतना लेंथ का ये लाइन चार्ज यहाँ रखा हुआ, तो इसका डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी, इसके अंदर नेट चार्ज कितना प्रेजेंट होगा, वो हम निकाल लेंगे। वैसे ही इस स्फीयर के अंदर तो इस लेंथ के इक्वल टोटल कितना होगा, लैम्डा इंटू जो भी होगा 2a लैम्डा, तो बस आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले न्यूमेरिकल की ओर मूव करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन का डायग्राम यहां पर दिया हुआ है। अ हॉलो सिलेंड्रिकल हैज अ चार्ज q, इसके अंदर चार्ज क्यों रखा है, q विथ इन इट, इसके अंदर चार्ज क्यों रखा है, कहीं भी रखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेट फ्लक्स होते ही निकलेगा। इफ phi इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस, तो यहां पर जो पॉइंट P दिया है, ए सिलेंडर का कर्व सरफेस, यहां से phi फ्लक्स यहां से पास हो रहा है। ठीक है, यानी इसको ऐसा लिखो थोड़ा सा अच्छा से, द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ कर्व सरफेस इज गिवन phi, अच्छा ऊपर हो गया, दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, यहां लिखते हैं। तो फ्लक्स एसोसिएट, ये आपका हो गया phi इज गिवन, ये दिया हुआ है। ठीक, ओके। द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए बी, तो इसमें किसी भी सिलेंडर में कर्व सरफेस होता है और प्लेन सरफेस होता है, यहाँ एक प्लेन, यहाँ, तो हमको यहाँ से कितना निकल रहा है वो पता लगाना है। तो पहली बात तो ये है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या है कि किसी भी बाउंडेड सरफेस के अंदर चार्ज प्रेजेंट है तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द बाउंडेड सरफेस 1/, ये तो आपको अच्छी तरह मालूम हो चुका है। ये इनसाइड ऐसा लिखा करो, बाहर होने से 0 हो जाएगा फ्लक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये तो मान लो, तो क्यों दिया हुआ है, तो ये, तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन दिस क्लोज्ड सरफेस इज Q/एप्सिलॉन नॉट। अब इसके डिफरेंट टाइप के पोर्शन से निकल रहा है, इधर से कुछ, इधर से इधर से, टोटल मिलाएंगे तो इतना आएगा Q/एप्सिलॉन। यहाँ पर 3 ज्योमेट्रिकल शेप दिया, ये आपका बेस ए, ये सिलेंडर का बेस और ये कर्व सरफेस है, तो इसमें 3 पार्ट को मिलाते हैं। तो Q/एप्सिलॉन नॉट, ये जो नेट फ्लक्स है, ये कहाँ से निकल रहा है,
द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ए प्लस फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस सी एंड कर्व सरफेस बी। फ्रॉम द क्वेश्चन इज गिवन फाई, ये फाई दिया हुआ, प्लस फाई लिख लो यहां पर, प्लस फाई सी प्लस फाई ए एंड दिस विल बी इक्वल ऑफ द क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप देखोगे तो ये जितना यहां से फ्लक्स निकलेगा उतना यहां भी निकलेगा, तो फ्लक्स एसोसिएटेड, हाँ अब थोड़ा सा यहां लिख देते हैं, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ फेस ए, प्लेन सरफेस ए एंड प्लेन सरफेस सी, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो ए की जगह सी या सी की जगह ए पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर मैं करके दिखा देता हूं। तो ये नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन, और ये क्यू ए की वैल्यू चाहिए हमको, क्या है, देन फ्लक्स लिंक विद द प्लेन सरफेस ए विल बी, 4 ऑप्शन दिया। तो टोटल फ्लक्स तो इतना होगा, इसके डिफरेंट टाइप के पार्ट थे, 3 पार्ट तो यहाँ पर शो किया गया है, कर्व एंड प्लेन सरफेस। तो फाई ए प्लस फाई सी की जगह फ्लक्स पासिंग थ्रू द सी, ये भी उतना ही होगा जितना ए से निकल रहा है, प्लस फाई, बस आपका आंसर आ गया। तो अब इसको यहां थोड़ा मिटा देता हूं मैं। तो अब आपका क्या होगा, आंसर आ गया, 2 मिनट लगेगा। तो ये दोनों हो गया 2a, तो 2 फाई ए प्लस फाई, ये फाई यहां से कर्व सरफेस से निकल रहा है फ्लक्स, और दिस विल बी इक्वल ऑफ द क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स तो इतना होगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, बाउंडेड सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसको 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, उतना फ्लक्स निकलेगा। अब इसके अलग अलग पोर्शन के थ्रू, तो 2a 2 फाई ए, और ये उधर जाएगा तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। तो फाइनली आंसर क्या आने वाला है, फाइनली जो आंसर आने वाला है वो होगा 5 फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ए इज द 1/2 टाइम्स ऑफ, इसको डिवीजन चला जाएगा तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। द आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए और कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। चलिए लास्ट में एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम से रिलेटेड है। एनसीईआरटी 1.18, इसका डायग्राम भी आंदी हुआ है। अब पॉइंट चार्ज, इसका जो ये पॉइंट चार्ज यहाँ पर, ये पॉइंट चार्ज है, ये है 10 माइक्रोकूलम यहाँ पर रखा हुआ है प्लस, ओके। अब पॉइंट चार्ज प्लस क्यू माइक्रोकूलम इन ए डिस्टेंस 5, यानी ये स्क्वायर प्लेट के, ये स्क्वायर प्लेट है, इसका साइड 10 है, इससे जस्ट हाफ डिस्टेंस, यानी इसके साइड से 5 सेंटीमीटर के हाइट पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ जिसका मैग्नीट्यूड है 10 माइक्रोकूलम, ठीक। 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर साइड 10 cm एज शोन इन द फिगर, जैसे कि चित्र में दिखाया है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, यानी इस स्क्वायर प्लेट से कितना निकलेगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी सिमेट्रिकल बाउंडेड सरफेस जितने फेस से मिलकर बना है, टोटल फ्लक्स तो पास होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर उसके पास 3-4 फेस हैं तो 1/4, 6 फेसेस हैं तो 1/6। इस तरीके से हम क्यूब वाले क्वेश्चन को, इसके पहले वाले वीडियो मैंने अपलोड किया, यूट्यूब में जाके आप सर्च कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर शॉर्ट में आपको बताता हूँ, उसको सॉल्व करके इसका आंसर भी निकाल के दिखाता हूँ। चलिए, गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो हम इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, इनके बीच का एंगल ए कॉस थीटा, ये एक तरीका ये है। ये ओपन सरफेस के लिए भी, क्लोज सरफेस के लिए भी है। लेकिन गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, इट इज ओनली एप्लीकेबल इन द बाउंडेड सरफेस, यानी किसी सरफेस के अंदर चार्ज है तब इसको अप्लाई करना है, ठीक है। अगर सरफेस के अंदर चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो देन फ्लक्स विल बी 0, ये तो आपको मालूम होगा। बस अब हमको ये करना है कि
ये जो चार्ज को ना एकदम सेंटर में लेके आना है, सिमेट्रिकल बॉडी बना देंगे, ताकि क्या है कि नेट फ्लक्स जितना होगा उसको अपन उतने पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं। अगर तो अब आप यहां पर देखिए, इसका डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का। तो ये तो आपको नॉलेज है। चलिए, तो इसको घेरना है, ये है आपका स्क्वायर, ये 10 सेंटीमीटर है, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर, ये 5 cm है। यहां पर एक पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है यहां पर। इसकी वजह से इस पर फील्ड कितना होगा, तो वैसे उस तरीके से निकालेंगे तो हमको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन गॉस थ्योरम को यूज करना है तो पहले इसको पूरी तरह आपको घेरना है। ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो इससे जस्ट डबल यानी 10। अब देखो, इसको मैं बना के दिखा रहा हूं, ये आपका क्यूब बना रहा हूं, और ये जो है उसको भी शो करके दिखाऊंगा ये कहां पर है। ये सिमेट्रिक एक क्यूब बना है, यानी इसको पूरी तरह घेरने के लिए आपको 5 फेसेस और बनाने पड़ेंगे इसी टाइप के, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये यहां 5 हुआ और उसके बाद 5 10, यानी जो क्यूब बनेगा उसका साइड 10 होगा। अगर यहां 10 होता, अगर 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होता है तो 10 + 10 20 वाला जो क्यूब बनता है 20 cm वाला बनता है। तो ये मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। चलिए, तो ये अब यहां पर आप देखोगे तो ये आपका स्क्वायर प्लेट है जो यहां दिख रहा है, ये आपका 5 सेंटीमीटर, यहां पर एक इसके सेंटर में चार्ज रखा है जिसका वैल्यू 10 माइक्रोकूलम है। ठीक है ना, टोटल हो गया 10। ठीक है, तो अब ये सीधा सेंटर में आ गया, सिमेट्रिकल बॉडी हो गया, और चार्ज इसके अंदर कहीं भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंटर में होने से क्या फायदा होगा कि हम जितने भी फेसेस हैं उससे इक्वली जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसके पास कितने, यानी इसको देखो, ये वाला जो है, ये वाला फेस हुआ, ये इसको मैंने ढकने के लिए 5 और एक ये ऑलरेडी है, एक था, एक फेस तो ऑलरेडी था स्क्वायर, इसको पूरी तरह ढकने के लिए, उसको सेंटर में लाने के लिए मैंने 5 फेस और बना दिए। तब ये जो चार्ज है ठीक क्यूब के सेंटर में आ गया। तो इन दिस कंडीशन चार्ज विल बी इन द सेंटर ऑफ क्यूब, क्यूब के ठीक सेंटर में आ गया। तो अब चलिए, अब इसका थोड़ा सा, तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि किसी भी बाउंडेड सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, ये डिपेंड करता है कि उस बाउंडेड सरफेस के अंदर 1/ε0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द बाउंडेड सरफेस। तो यहां पर Q है, तो ये आपका हो गया Q, ये टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, ये जो निकल रहा है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ये यहां बना के दिखाते हैं ताकि आपको दिखे। यानी इस पूरे बाउंडेड सरफेस से, सिमेट्रिकल बाउंडेड सरफेस यानी क्यूब से, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, ये अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम Q/ε0। ठीक है, लेकिन किसी एक फेज से पूछेगा तो यहां लिखो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन फेस ऑफ द क्यूब। तो ये जो है 6 इक्वल फेसेस से मिलकर बना है, टोटल कंट्रीब्यूशन ये है, तो किसी एक का कितना होगा 1/6, तो होगा 1/6 अपॉन टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। बस आंसर आ गया आपका। अब इसको सॉल्व करना वो भी सिखा देता हूं आपको मैं। और ये 1/6 और ये आपका वैल्यू दिया है Q/ε0, देन ये होगा Q/6ε0। यानी आपसे पूछ रहा है कि इस स्क्वायर प्लेट से, इस स्क्वायर शेप से कितना फ्लक्स पास होगा, तो इसका जो, तो कितना होगा नेट फ्लक्स का 1/6, इस पूरे क्यूब को 5 और स्क्वायर प्लेट लगाया मैंने, तब ये ढक गया, पूरा सेंटर में आ गया। तो यहां से कितना जाएगा, तो नेट फ्लक्स का 1/6, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं जो आपको काम आएगा। चलिए, हाँ अभी इसको मिटा देते हैं डायग्राम को। हाँ अब चलिए, अब इसको आंसर निकालना है।
तो ये नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर प्लेट या एनी वन फेस ऑफ द स्क्वायर प्लेट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू दिया है 10 माइक्रो कूलम और 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अच्छा, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको लिखना है, तो या तो एग्जाम में दिया होगा, अगर मान लीजिए नहीं दिया है तो इसके पहले वाले वीडियो मैंने तरीका ही बताया है। आपको इतना तो नॉलेज होगा पक्का कि 1/4 पर इतना वैल्यू होता है इसका। और ये जो वैल्यू अभी मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, इसको रखने से फायदा होता है। देखिए एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट विल बी 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9, तो ये हो जाएगा आपका ये 36 पाई, और ये जो ऊपर जाएगा तो ये होगा 10⁻⁹। तो जब भी फाई की वैल्यू अगर ऐसे रखते हो तो कुछ आपको फायदा ये मिलेगा, कैलकुलेशन में ही जाता है। तो क्यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्यू की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻⁶, और 6 तो है ऑलरेडी, इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो देखिए 10⁻⁹ अपान 36 पाई। तो इससे फायदा हो गया ना आपको, ये 6 कट गया ये। अब बाकी तो कुछ नहीं है, 6 ऊपर चला जाएगा, 6 इंटू ये होगा 10⁻⁵ हो गया, और ये ऊपर चला जाएगा, और पाई बचा हुआ है, मैं पाई लिखना भूल गया, ओके 30, ये पाई लिखना भूल गया, 6 पाई, तो यहाँ पर 6 पाई होगा इंटू 10⁻⁵, और 10⁻⁻ ऊपर ऐड हो जाएगा ये एक्सपोनेंट के साथ, तो ये आ जाएगा 6, यहाँ लिखते हैं, दिख रहा है कि नहीं, ये यहाँ लिखते हैं, चलिए ये आपका होगा, नीचे में शायद दिखने में दिक्कत होगा, चलिए तो 6 पाई इंटू 10⁻⁻+4 आएगा, ठीक। अब इसको लिखो 6 इंटू 3.14 इंटू 10⁴, और उसकी यूनिट होगी, यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट तो लास्ट में निकाल के दिखा देंगे। चलिए तो कितना होगा, 24 2 8 18 पॉइंट, और ये हो गया 10⁴, या तो 1.884 इंटू 10⁵। अब इसकी यूनिट क्या होगी, फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होगी E इंटू एरिया, कैसे भी लिख सकते हो, Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, इसका होगा न्यूटन पर कूलम, और ये मीटर स्क्वायर, देन यूनिट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने इस वीडियो लेक्चर में कुछ अच्छे क्वेश्चन, जिससे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको समझाने का मैंने इस वीडियो में एक छोटा सा प्रयास किया है। इस वीडियो लेक्चर के बारे में आपका क्या कमेंट है वो आप मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो 3 काम कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, तो फिर अगले वीडियो में कुछ और ऐसी कुछ टॉपिक्स, इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स को लेकर मैं आऊँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, थैंक यू।